हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप लोगों का कल 25 जुलाई को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में बीए सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चों का साइकोलॉजी का पेपर है। और दोस्तों ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको वो क्वेश्चन करा रही हूँ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं। मैंने यहाँ पे आपकी वेबसाइट से सिलेबस डाउनलोड किया है, और आपके सिलेबस में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्वेश्चन भी यहाँ लिए हैं, जिनकी संभावना कल सबसे ज़्यादा है कि आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको अति लघु, लघु और दीर्घ उत्तरी तीनों क्वेश्चन कराऊंगी। सबसे पहले मैं आपको अति लघु और लघु उत्तरी क्वेश्चन कराऊंगी, और फिर मैं आपकी दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन कराऊंगी। अब चलिए हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुलांक क्या है, जिसे इंग्लिश में मोड भी कहते हैं। और दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग के अभी तक जितने भी पेपर हो गए हैं वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल एग्जाम लर्निंग एकेडमी में भेज दीजिए। मेरे पास हिंदी का और ह्यूमन वैल्यूज़ इन्वायरमेंटल स्टडीज़ यानी कि को करिकुलर का पेपर आ चुका है। इसके अलावा अगर आप लोग के पास कोई पेपर है तो प्लीज़ भेज दीजिए, जैसे आपका समाज शास्त्र का और भी बहुत सारे पेपर हो गए तो आप वो मुझे भेज दीजिएगा। अब चलिए हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुलांक क्या है। इसको देखिए, बहुलांक केंद्रीय प्रवृत्ति का वह माप है जो किसी आंकड़ों के समूह में सबसे अधिक बार आने वाले मान को दर्शाता है। ये गुणात्मक तथा संख्यात्मक दोनों प्रकार के आंकड़ों में उपयोगी है। जहाँ सबसे अधिक बार आने वाले मान का पता लगाना हो वहाँ हम लोग बहुलांक का यूज़ करते हैं। अब आप इसका एग्जाम्पल देख लीजिए तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि बहुलांक है क्या। जैसे आपका यहाँ पे 10, 12, 12, 15, 18, 12, 20 लिखा है, तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन सी संख्या आई है, 12। क्योंकि 12 आपका देखिए 3 बार आया है, तो यही जो आपका 12 है यही आपका बहुलांक कहलाता है। अब आप एक बार डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा तो आपको बहुत अच्छे से इसके डेफिनेशन भी याद हो जाएगी। अब आप देखिए कि बहुलांक की विशेषता क्या है। सरल एवं शीघ्र ज्ञात किया जा सकता है, व्यवहारिक जीवन में उपयोगी होता है, व्यापार, शिक्षा और मनोविज्ञान में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, टी परीक्षण आपका क्या है। इसको देखिए, टी परीक्षण एक सांख्यिकीय परीक्षण है जिसका उपयोग दो समूहों के औसत की तुलना के लिए किया जाता है। जब शोधकर्ता ये जानना चाहता है कि दो समूहों में वास्तविक अंतर है या केवल संयोगवश वो अंतर आया है, तब हम लोग टी टेस्ट का उपयोग करते हैं। मनोविज्ञान, शिक्षा और चिकित्सा अनुसंधान में इसका व्यापक उपयोग होता है। ये छोटे नमूनों के अध्ययन में विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। अब आप इसका एग्जाम्पल देख लीजिए तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा टी टेस्ट क्या है। मान लीजिए 10 बच्चों का एक समूह है जो योग करता है, और जो दूसरा समूह है 10 बच्चों का वो योग नहीं करता। तो दोनों के परीक्षा अंकों की तुलना कैसे की जाएगी, टी टेस्ट से करी जाएगी। अब आप टी टेस्ट के उपयोग देख लीजिए। दो समूहों की तुलना की जाती है, शोध की परिकल्पना की इससे जांच की जाती है, और छोटे नमूनों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी विशेषता क्या है, ये आपका सरल और विश्वसनीय होता है, मनोविज्ञान में सबसे अधिक उपयोगी होता है, और छोटे नमूनों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। दोस्तों मैं आपको एक शॉर्टकट बता रही हूँ। मैं मानती हूँ कि ये गलत तरीका है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपके पास कोई भी टर्म आ जाए मनोविज्ञान की कल, कि उसकी विशेषता या गुण लिखिए, तो आप दो लिख के आएंगे, क्योंकि वो सब में सेम होता है, वो आपका चल जाएगा। पहला आपका कि वो आपका सरल और विश्वसनीय होता है, और दूसरा है आपका मनोविज्ञान में सबसे अधिक उपयोगी है। ये दो टर्म आप सब में लिख सकते हैं, विशेषता और गुण में। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, सहसंबंध के बारे में आपको बताना है कि ये क्या है। मैं पहले आपको इसका एग्जाम्पल बता देती हूँ तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। आप पहले इसका एग्जाम्पल देखिए, फिर हम लोग इसकी डेफिनेशन देखेंगे। मान लीजिए कि आपको दो बच्चों में ये देखना है कि पढ़ाई करने से नंबर बढ़ते हैं कि नहीं। उन दोनों बच्चों के पहले 50-50 नंबर आते थे 100 में, और दोनों 3-3 घंटे पढ़ते थे। फिर आपने क्या किया, दोनों बच्चों को 8-8 घंटे पढ़ाया। अब अगर 8 घंटे पढ़ाने से एक बच्चे के नंबर 50 से 100 हो जाएं, और दूसरे के 50 से 30 नंबर हो जाएं, तो अगर घंटे बढ़ाने से नंबर बढ़ते हैं तो ये आपका धनात्मक सहसंबंध है, और घंटे बढ़ाने से नंबर घट जाएं तो ये आपका ऋणात्मक सहसंबंध है। अब आप इसकी डेफिनेशन देख लीजिए तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। सहसंबंध दो या दो से अधिक चरों के बीच पाए जाने वाले संबंध को दर्शाता है। ये बताता है कि एक चर बदलने पर दूसरा चर किस प्रकार बदल रहा है। यदि एक चर बढ़ने पे दूसरा चर भी बढ़ जाए तो ये आपका धनात्मक सहसंबंध होता है। यदि एक बढ़े और दूसरा घट जाए तो ये आपका ऋणात्मक सहसंबंध होता है। फिर आप इसमें आगे लिखेंगे,
इससे दोनों घटनाओं के बीच संबंध समझने और भविष्य का अनुमान लगाने में सहायता मिलती है। सहसंबंध केवल आपका संबंध बताता है, कारण नहीं बताता। अब आप सोचिए कि ये आपको कारण भी बताए, तो ये आपको कारण नहीं बताएगा, ये सिर्फ आपको संबंध बताएगा। इसलिए इसे संबंध मापने का महत्वपूर्ण सांख्यिकीय साधन माना जाता है। अब आप इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। यदि पढ़ाई का समय बढ़ता है और परीक्षा के अंक भी बढ़ रहे हैं तो ये आपका धनात्मक सहसंबंध है। यदि मोबाइल का उपयोग बढ़ता है और पढ़ाई कम हो जाती है तो ये आपका ऋणात्मक सहसंबंध है। अब आप सहसंबंध के प्रकार देख लीजिए। तो ये आपका 3 प्रकार का होता है। पहला आपका धनात्मक सहसंबंध, दूसरा आपका ऋणात्मक सहसंबंध, तीसरा आपका शून्य सहसंबंध। अब आप इसका उपयोग देख लीजिए। तो सहसंबंध का उपयोग भविष्यवाणी करने में किया जाता है, मनोवैज्ञानिक शोध में किया जाता है, शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में सहसंबंध का यूज करते हैं। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, अवलोकन विधि क्या है? इसको देखिए। अवलोकन विधि शोध की वह विधि है जिसमें शोधकर्ता किसी व्यक्ति या समूह के व्यवहार को ध्यानपूर्वक देखकर जानकारी एकत्र करता है। अवलोकन विधि मनोविज्ञान की सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण शोध विधियों में से एक है। फिर आप इसमें आगे एग्जाम्पल देखिए। एक शिक्षक बच्चों को खेलते समय उनके व्यवहार का निरीक्षण करता है और नोट करता है कि कौन बच्चा नेतृत्व कर रहा है। तो यही आपकी अवलोकन विधि है। अब अवलोकन विधि के आप टाइप देख लीजिए। ये आपकी 4 तरीके की होती है, प्राकृतिक अवलोकन, नियंत्रित अवलोकन, सहभागी अवलोकन और असहभागी अवलोकन। फिर आपका इसमें है अवलोकन विधि की विशेषता या गुण बताइए। तो पहला पॉइंट है आपका इसमें, ये वास्तविक व्यवहार को समझने में सहायक होती है। बच्चों और जानवरों के अध्ययन में ये बहुत उपयोगी है। इसमें आपकी प्रत्यक्ष जानकारी मिलती है क्योंकि आप खुद अपने आँखों से देख के जानकारी एकत्र कर रहे होते हैं। फिर आपका इसमें अगला पॉइंट है अवलोकन विधि के दोष बताना है। इसमें सबसे बड़ा दोष ये है कि इसमें समय बहुत लगता है। अगर आपको किसी के बिहेवियर को देखना है कि इसमें क्या परिवर्तन हो रहा है तो आपको समय लगेगा क्योंकि आप खुद उसको अपनी आँखों से देखेंगे। फिर आपका इसमें दूसरा पॉइंट है शोधकर्ता की व्यक्तिगत राय परिणाम को प्रभावित कर सकती है क्योंकि शोधकर्ता खुद ही सब कुछ देख रहा होता है, उसी के अकॉर्डिंग लिखता है। तो जैसी उसकी राय होती है कभी कभी वो आपके परिणाम को प्रभावित कर सकती है। थर्ड पॉइंट है आपका इसमें सभी व्यवहारों का अवलोकन संभव नहीं है इसमें। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है मापन क्या है, यानी कि मेजरमेंट। तो जिस भी चीज़ को आप अंकों या संख्याओं में व्यक्त कर ले वही आपका वैसे माप कहलाता है। बस इसमें थोड़ी सी डेफिनेशन अलग है, आप उसको देख लीजिए। मापन का अर्थ है किसी व्यक्ति के गुण, क्षमता, व्यवहार या विशेषता को निश्चित नियमों के अनुसार संख्याओं या अंकों के रूप में व्यक्त करने को ही मापन कहा जाता है। मापन मनोविज्ञान का आधार है। इसके बिना किसी व्यक्ति की बुद्धि, व्यक्तित्व, रुचि या योग्यता का सही मूल्यांकन संभव नहीं है। फिर आपका इसमें आगे है मनोविज्ञान में बुद्धि, व्यक्तित्व, स्मृति, अभिवृत्ति का मापन विभिन्न परीक्षणों द्वारा किया जाता है। वैज्ञानिक शोध में मापन का विशेष महत्व है। अब आप इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। यदि किसी छात्र की बुद्धि परीक्षण में IQ आपका 110 आता है तो यही आपका क्या है, मापन, और इसे क्या कहेंगे, बुद्धि का मापन यहाँ पे किया गया है। अब आप मापन का महत्व देख लीजिए। मापन से तुलना करना आसान हो जाता है। जैसे किसी एक बच्चे का IQ 110 आया और किसी का आ गया 150, तो हम लोग तुलना करके बता सकते हैं कि कौन सा बच्चा ज़्यादा बुद्धिमान है। फिर आपका इसमें दूसरा पॉइंट है सही परिणाम और निष्कर्ष प्राप्त किए जाते हैं। मापन से निर्णय लेना आसान हो जाता है कि कौन सा बच्चा ज़्यादा बुद्धिमान है। फिर इसका फोर्थ पॉइंट है मापन शोध कार्य में बहुत उपयोगी है और मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का आधार है आपका मापन। फिर आपका इसमें अगला पॉइंट है कि मापन की विशेषताएं क्या हैं। तो ये आपका वैध होता है, विश्वसनीय होता है, वस्तुनिष्ठ होता है और मानकीकृत होता है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है बुद्धि परीक्षण क्या है। आंसर देखिए। वैसे मैं आपको सरल भाषा में बता देती हूँ। बुद्धि परीक्षण का मतलब ये है कि कौन सा बच्चा, कौन सा व्यक्ति कितना इंटेलिजेंट है, कितना उसके अंदर सीखने की क्षमता अच्छी है, समझने की अच्छी है। अगर उससे कोई क्वेश्चन करो तो वो कितना जल्दी आंसर दे देता है। यही आपका बुद्धि परीक्षण है मनोवैज्ञानिक में। अब आप देखिए कि आप लिखेंगे कैसे। बुद्धि परीक्षण वह मनोवैज्ञानिक परीक्षण है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की सीखने, समझने, तर्क करने, समस्या हल करने तथा निर्णय लेने की क्षमता का मापन किया जाता है।
इसके आधार पर व्यक्ति का बुद्धि यानी कि IQ ज्ञात किया जाता है। इन परीक्षणों का उपयोग विद्यालयों, प्रतियोगी परीक्षाओं, नौकरी चयन तथा परामर्श में किया जाता है। इससे व्यक्ति की मानसिक क्षमता का अनुमान लगाया जाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, यदि दो छात्रों को समान प्रश्न दिया जाए और एक छात्र कम समय में सही उत्तर दे दे और दूसरा ज़्यादा समय ले, तो हम लोग बता पाएंगे कि जो पहला छात्र है वो ज़्यादा बुद्धिमान है। यही आपका बुद्धि परीक्षण हुआ। अब आप देख लीजिए कि बुद्धि परीक्षण के प्रकार कितने हैं। पहला है आपका व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, दूसरा है सामूहिक, तीसरा है शाब्दिक और चौथा है अशाब्दिक। अब आप देखिए कि बुद्धि परीक्षण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो बुद्धि परीक्षण का उपयोग छात्रों का शैक्षिक मार्गदर्शन करने में किया जाता है, नौकरी के चयन में किया जाता है, मानसिक मंदता या प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान करने में किया जाता है। चौथा पॉइंट है मनोवैज्ञानिक परामर्श में भी इसका यूज़ किया जाता है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है मध्यमान यानी कि मीन आपका क्या है। मध्यमान केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला माप है। इसे आपका औसत भी कहते हैं। इसमें सभी मानों का योग करके कुल मानों की संख्या से भाग देकर निकाला जाता है। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। मान लीजिए आपको 5 बच्चों के मैथ में नंबर दिए जा रहे हैं कि किसी बच्चे के आपके 40 आए हैं, किसी के 50, किसी के 60, किसी के 70 और किसी के 80। अब आपसे कहा जाए कि मध्यमान निकालिए या औसत निकालिए, तो आप इन सभी नंबरों को जोड़ लेंगे तो योग आपका होगा 300 और कुल बच्चे कितने थे 5। तो आप क्या करेंगे 300 में 5 का भाग दे देंगे तो आपका कितना निकल के आएगा 60। तो यही 60 आपका मध्यमान यानी कि मीन या औसत कहलाएगा। फिर आपका इसमें आगे है मध्यमान की विशेषता क्या है। तो इसमें आपके सभी आंकड़ों का यूज़ किया जाता है। अभी मैंने ऊपर आपको 5 आंकड़े दिए थे, आपने 5 का यूज़ किया। इसमें गणना करना आसान होता है। मध्यमान आपकी वैज्ञानिक शोध में सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। इसके जो आंसर होते हैं वो सटीक और विश्वसनीय होते हैं। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है विश्वसनीयता क्या है। आंसर देखिए, विश्वसनीयता का अर्थ है यदि किसी परीक्षण को एक ही व्यक्ति में बार बार किया जाए और उसका परिणाम समान या लगभग आपका समान आए। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी बच्चे का बुद्धि परीक्षण आज कर रहे हैं 24 तारीख को और उसका निकल के आ रहा है 110 और फिर आपने उसका बुद्धि परीक्षण किया 30 जुलाई को, तब भी उसका 110 आए, 110 ना आए तो 108 आ जाए या 112 आ जाए, तो जो ये आपका जो परीक्षण निकल के आया ये आपका क्या कहलाएगा, विश्वसनीय है। लेकिन अगर बहुत अंतर हो जाए, जैसे पहले 110 था फिर आपका 150 आ जाए या आपका 50 आ जाए, तो इसमें बहुत ज़्यादा अंतर हो जाएगा, तो कहा जाएगा कि जो आपने परीक्षण किया है वो गलत है। अब आप इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, क्या लिखेंगे। विश्वसनीयता का अर्थ है कि यदि किसी परीक्षण को एक ही व्यक्ति पर बार बार किया जाए तो उसके परिणाम समान या लगभग एक समान आते हैं, अर्थात परीक्षण आपका स्थिर और भरोसेमंद होना चाहिए। एक अच्छा मनोवैज्ञानिक परीक्षण वही है जो हर बार लगभग समान परिणाम देता है, यही उसकी विश्वसनीयता कहलाती है। एग्जाम्पल देख लीजिए, यदि किसी छात्र का बुद्धि परीक्षण आज और एक सप्ताह बाद करें तो उसका समान IQ प्राप्त हो, यही आपका कहलाएगा कि आपका परीक्षण विश्वसनीय है। अब आप देख लीजिए कि विश्वसनीयता का महत्व क्या है। तो विश्वसनीय परीक्षण से आपको परिणामों पे विश्वास होता है, सही निर्णय लेने में आपको सहायता मिलती है और शोध की आपकी गुणवत्ता बढ़ती है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है जनसंख्या या समष्टि क्या है। देखिए दोस्तों, जब आप पहली बार डेफिनेशन पढ़ते हैं तो आपको कम समझ आएगी, लेकिन आप भरोसा रख के पूरा आंसर देखा करिए, यानी कि डेफिनेशन और एग्जाम्पल देखने के बाद आपको डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी, ये मेरी गारंटी है। अब चलिए पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। जनसंख्या वह पूरा समूह है जिस पर शोध किया जाना है। इसमें आपके सभी संबंधित व्यक्ति या वस्तुएं शामिल होती हैं, अर्थात जनसंख्या या समष्टि से तात्पर्य उन सभी व्यक्तियों, वस्तुओं या घटनाओं के समूह से है जिन पर आपका शोध किया जाना है। अब आप एग्जाम्पल देख लीजिए, यदि किसी शोध का विषय ये है कि आपको बनारस यानी कि वाराणसी के सभी BA छात्रों का तनाव स्तर नापना है, यानी कि आपसे ये कहा जाए कि आप बनारस जाइए और वहाँ पे जितने बच्चे BA के हैं आपको देखना है कि उसमें तनाव का स्तर क्या है, तो आप क्या करेंगे, वाराणसी के सभी BA छात्रों पर शोध करेंगे और यही जो आपके छात्र होंगे यानी जिन पर आप शोध कर रहे हैं, यही आपकी जनसंख्या कहलाएगी। फिर आपका इसमें आगे है शोधकर्ता पूरी जनसंख्या का अध्ययन नहीं कर सकता, इसलिए वह उसमें से कुछ लोगों का चयन करता है। जो कुछ लोग चयन किए गए इन्हीं को क्या कहा जाता है, आपका प्रतिदर्शन। अब भाई बनारस में जो BA के बच्चे हैं वो तो बहुत ज़्यादा होंगे, आपके 1 लाख 2 लाख,
अब सब में तो शोध कर पाना संभव नहीं है, तो रैंडम, यानी कि आपको ये नहीं देखना है कि चुन चुन के बच्चे उठाने हैं, आपको रैंडम कोई भी 100 बच्चे उनसे निकाल लेने हैं, फिर आप उन 100 बच्चों में आप अपनी रिसर्च करेंगे। अब इसमें आप आगे देखिए, जनसंख्या किसी भी शोध का आधार होती है और उसी से नमूना चुन के अध्ययन आपका किया जाता है, यानी कि रिसर्च आपका किया जाता है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, अनुसंधान या शोध विधियाँ क्या है? आंसर देखिए, अनुसंधान या शोध विधियाँ वह वैज्ञानिक तरीके हैं जिनके द्वारा किसी समस्या का अध्ययन करके सही जानकारी एकत्र की जाती है। आप रिसर्च कब करते हैं? जब आपके पास एक टॉपिक होता है, यानी कि कोई समस्या होती है, फिर आप उस पर अध्ययन करते हैं कि क्या समस्या है, और फिर आप उससे संबंधित सभी जानकारी, सभी डेटा को एकत्र करते हैं और फिर आप समस्या का समाधान खोजते हैं। यही आपका रिसर्च कहलाता है। शोध विधियाँ मनोवैज्ञान की रीढ़ हैं। इनके माध्यम से मानव व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है और नए ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब आप देखिए कि शोध विधियों के कितने प्रकार हैं। पहला प्रकार है आपका प्रायोगिक विधि, दूसरा है अवलोकन विधि, तीसरा है सर्वेक्षण विधि, चौथा है आपका साक्षात्कार विधि और पांचवा है आपका केस स्टडी विधि। ये आपकी प्रमुख विधियाँ हैं, वैसे तो बहुत सारी है लेकिन आप ये 5 याद कर लीजिएगा। अब आप देख लीजिए जो आपकी अनुसंधान विधियाँ हैं उनका महत्व क्या है। पहला महत्व है वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त होती है इससे। अनुसंधान से आपका समस्याओं का समाधान मिलता है। तीसरा पॉइंट है सही निष्कर्ष निकालने में सहायता मिलती है और मनोविज्ञान के विकास में आपका बहुत योगदान देती है। अब आप शोध विधियाँ यानी कि अनुसंधान का एक एग्जाम्पल देख लीजिए। यदि आपको ये जानना है कि परीक्षा का तनाव छात्रों को कैसे प्रभावित कर रहा है, तो शोधकर्ता, मैंने अभी ऊपर जो आपको 5 विधियाँ बताई हैं उनका इस्तेमाल करके बच्चों का तनाव स्तर को देखेगा और सही शोध विधि चुनने से आपका निष्कर्ष अधिक विश्वसनीय और उपयोगी होते हैं। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, चर क्या है? इसकी डेफिनेशन मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले इसका एग्जाम्पल देख लीजिए तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि चर क्या है। आप इसका एग्जाम्पल देखिए। यदि आपको ये जानना है कि पढ़ाई के समय का परीक्षा के अंकों पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप क्या करेंगे? आप पढ़ाई के घंटे बढ़ाएंगे और फिर देखेंगे कि परीक्षा के अंक बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। तो जो ये आपके पढ़ाई का समय हुआ, ये आपका स्वतंत्र चर हुआ, यानी कि ये आपके ऊपर है कि आप 8 घंटे पढ़ना चाह रहे हैं या 10 घंटे पढ़ना चाह रहे हैं। लेकिन जो आपके नंबर हैं ये आपके आश्रित चर कहलाएंगे। क्यों? ये आश्रित चर इसलिए कहलाएंगे क्योंकि ये आपके घंटों पर निर्भर करेंगे कि आप पढ़ाई कितने घंटे कर रहे हैं। तो यही आपका चर हुआ। अब आप इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। तो चर वह गुण या विशेषता है जिसका मान अलग अलग व्यक्तियों, वस्तुओं या परिस्थितियों में बदल सकता है। चर किसी भी शोध का मुख्य आधार है। इसके बिना वैज्ञानिक अध्ययन संभव नहीं है। मनोवैज्ञानिक शोध में चर का अध्ययन करके उनके बीच संबंध या प्रभाव का पता लगाया जाता है। अब आप इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, आप इसका एग्जाम्पल देख लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं चर के कितने प्रकार हैं। तो पहला प्रकार है आपका स्वतंत्र चर, दूसरा है आश्रित चर और तीसरा है नियंत्रित चर। स्वतंत्र चर में क्या होता है? जिसमें शोधकर्ता परिवर्तन करता है। आश्रित चर क्या होता है? कि शोधकर्ता ने जो परिवर्तन किया उसका जो प्रभाव पड़ता है वो आपका होता है आश्रित चर। और नियंत्रित चर वो होते हैं जिन्हें समान रखा जाता है। अब आप देखिए कि चर का महत्व क्या है। तो पहला पॉइंट है शोध को ये वैज्ञानिक बनाता है। दूसरा है आपका कारण और परिणाम समझने में सहायता करता है। तीसरा है सही निष्कर्ष निकालने में उपयोगी होता है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है परिकल्पना क्या है? आंसर देखिए। परिकल्पना किसी शोध के प्रारंभ में लगाया गया ऐसा अनुमानित या संभावित उत्तर है जिसकी सत्यता को शोध द्वारा जांचा जाता है। परिकल्पना शोध का प्रारंभिक आधार है। परिकल्पना शोध को दिशा देती है और शोधकर्ता को ये तय करने में मदद करती है कि उसे कौन कौन से आंकड़े एकत्र करने हैं। अब आप इसको सरल शब्दों में देखिए। शोध शुरू करने से पहले शोधकर्ता जो अनुमान लगाता है वही आपका परिकल्पना कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए। ये जो स्टेटमेंट लिखा है ये आपका किसका है? ये आपकी एक परिकल्पना है। अभी ये परिकल्पना सिर्फ करी गई है कि प्रतिदिन योग करने से छात्रों का तनाव कम होता है, लेकिन आप स्टार्टिंग देखिए कि इस परिकल्पना की स्टार्टिंग कहाँ से हुई। तो एक टीचर है, उसने कुछ बच्चों को योग करते देखा और उसने देखा कि वो तनाव में कम रहते हैं। यानी कि एक टीचर है, उसके क्लास में 100 बच्चे हैं और उन 100 बच्चे में उसने 20 बच्चों में ये नोटिस किया कि ये 20 बच्चे रोज़ योगा करते हैं और ये हमेशा खुश रहते हैं, तनाव मुक्त रहते हैं। तो उसने ये सोच लिया, यानी कि उसने ये परिकल्पना कर ली कि जो छात्र प्रतिदिन योग करते हैं उनका तनाव उन छात्रों की तुलना में कम होता है
जो योग नहीं करते हैं। तो जो ये स्टेटमेंट है यही आपकी परिकल्पना कहलाएगी। ये अभी सिर्फ एक अनुमान है, ये अभी सिद्ध नहीं हुआ है। इसको सिद्ध करने के लिए उसे रिसर्च करनी पड़ेगी, उसको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। तो यही आपकी परिकल्पना है कि जब आप कोई रिसर्च करते हैं तो उसके प्रारंभ में आप एक अनुमान लगाते हैं और वही अनुमान आपकी परिकल्पना कहलाती है। अब आप देखिए कि शिक्षक है यानी कि जो टीचर है वो रिसर्च कैसे करेगा, यानी कि अपनी बात को ये सही साबित कैसे करेगा कि जो उसकी परिकल्पना है वो सही है या सही नहीं है। तो वो अपने उसकी क्लास में जितने भी 100 बच्चे हैं वो उन 100 बच्चों में पूरे बच्चों को ले लेगा और 50 बच्चों को योगा कराएगा और 50 बच्चों को योगा नहीं कराएगा। फिर वो देखेगा कि किसका तनाव कम हो रहा है और किसका तनाव कम नहीं हो रहा। अगर उसकी बात सही साबित होती है तो निष्कर्ष ये निकलेगा कि जो उसने परिकल्पना बनाई है वो उसकी स्वीकार हो गई। लेकिन अगर तनाव नहीं कम हुआ, वो तनावपूर्ण बच्चे रहे, तो क्या निष्कर्ष निकलेगा कि जो उसने परिकल्पना बनाई थी वो उसकी अस्वीकार हो गई, यानी कि गलत है। फिर आपका इसमें आगे है, तो कंक्लूज़न क्या निकला इसका कि जो ऊपर टीचर ने घोषणा करी थी कि प्रतिदिन योग करने से छात्राओं में तनाव कम होता है, तो यही आपकी जो परिकल्पना है इसी को शोध के द्वारा सही या गलत सिद्ध किया जाता है। अब आप परिकल्पना की विशेषता देख लीजिए। ये आपका स्पष्ट और सरल होता है, परीक्षण योग्य होता है, तथ्यों पर आधारित होता है और शोध का ये मार्गदर्शन करता है। अब आप देखिए कि परिकल्पना का महत्व क्या है। ये आपकी शोध की दिशा निर्धारित करता है कि हमें क्या करना है। जब तक आप परिकल्पना नहीं बनाएंगे तो आप ये कैसे समझ पाएंगे कि हमें क्या करना है। ये आपके समय और श्रम की बचत करता है, सही आंकड़े एकत्र करने में सहायता करता है। जैसे कि अभी ऊपर टीचर ने क्या देखा था कि जो बच्चे योगा करते हैं उनमें तनाव कम होता है, तो अब उसको ये पता चल गया कि उसे आंकड़े क्या एकत्र करने, यानी कि उसको 100 बच्चों को लेना है और 50 को योगा कराना है और 50 को नहीं कराना। तो इसका यही मतलब है कि परिकल्पना से हमें ये समझ आ जाता है कि हमें कौन से आंकड़े लेने हैं और इससे आपको निष्कर्ष निकालने में सहायता मिलती है। अब आपके शुरू होते हैं दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान में प्रायोगिक विधि की व्याख्या कीजिए। आंसर, प्रायोगिक विधि मनोविज्ञान की सबसे वैज्ञानिक और विश्वसनीय शोध विधि मानी जाती है। इस विधि में शोधकर्ता किसी एक कारण में परिवर्तन करके उसके प्रभाव को दूसरे परिणाम पर देखता है, यानी कि स्वतंत्र चर में वो परिवर्तन करता है और वो नोटिस करता है कि आश्रित चर में क्या परिवर्तन हो रहा है। यही आपका एक्सपेरिमेंट कहलाता है। इसका उद्देश्य ये होता है, यानी कि इसका उद्देश्य ये पता लगाना होता है कि किसी व्यवहार या घटना का वास्तविक कारण क्या है, यानी कि वो एक में परिवर्तन कर रहा है तो दूसरे में कैसे परिवर्तन हो रहा है, वो इस चीज़ का पता लगाता है। अब आप इसका एग्जाम्पल देखिए। यदि कोई मनोवैज्ञानिक ये जानना चाहता है कि योग करने से छात्रों का तनाव कम होता है या नहीं, तो वह 40 छात्रों का 2 समूह ले लेगा, यानी कि 40 बच्चों को 2 भागों में बांट देगा। एक में 20 बच्चे रखेगा और एक में 20 बच्चे रखेगा। पहले समूह को वो प्रतिदिन योग कराएगा और दूसरे समूह को वो योग नहीं कराएगा। कुछ सप्ताह बाद वो दोनों समूह के तनाव स्तर को देखेगा, यानी कि दोनों का कंपैरिजन करेगा। यदि योग करने वाले छात्रों का तनाव कम मिलता है तो निष्कर्ष निकाला जाता है कि योग का तनाव पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। यही आपका प्रैक्टिकल हुआ, यही आपकी प्रायोगिक विधि हुई। अब आप देखिए कि प्रायोगिक विधि के प्रमुख चरण क्या हैं। तो सबसे पहले आपको समस्या का चयन करना होता है कि आप प्रैक्टिकल करेंगे किसमें। फिर आपको परिकल्पना बनानी होती है। 3rd नंबर का पॉइंट है, आपको प्रयोग के लिए समूह बनाना होता है, यानी कि 40 बच्चे लिए और 20-20 में आपने बांट दिए। फिर आपको क्या करना है, स्वतंत्र चर में परिवर्तन करना है, फिर परिणामों का अवलोकन करना है, फिर आंकड़ों को आपको विश्लेषण करना है और लास्ट में आपको निष्कर्ष निकालना है। ये आपके प्रायोगिक विधि के प्रमुख चरण हैं। फिर आपका इसमें अगला है, प्रायोगिक विधि के आपको गुण बताना है। ये सबसे वैज्ञानिक और विश्वसनीय विधि है। कारण और परिणाम का सही पता चलता है। परिणामों की दोबारा इसमें जांच भी की जा सकती है और निष्कर्ष इसके अधिक सटीक होते हैं। अब आप प्रायोगिक विधि के दोष देख लीजिए। सभी व्यवहारों पर प्रयोग करना इसको संभव नहीं होता। प्रयोगशाला का वातावरण प्राकृतिक नहीं होता, इसमें समय और धन बहुत लगता है। 4th पॉइंट है आपका दोष का कि कुछ प्रयोग नैतिक कारणों से नहीं किए जा सकते। फिर आपका इसमें आगे है निष्कर्ष। जब भी आपके पास लघु और दीर्घ क्वेश्चन आता है आप उसमें निष्कर्ष जरूर लिखा करिए। इसमें क्या लिखेंगे, प्रायोगिक विधि मनोविज्ञान में मानव व्यवहार के कारणों को समझने का सबसे प्रभावी तरीका है, इसीलिए इसे मनोवैज्ञानिक अनुसंधान की प्रमुख विधि माना जाता है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, सांख्यिकी क्या है, इसके प्रकार का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। आंसर, सांख्यिकी वह विज्ञान है जिसमें आंकड़ों का संग्रह, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण तथा व्याख्या की जाती है।
मनोविज्ञान में सोच से प्राप्त जानकारी को समझने और सही निष्कर्ष निकालने के लिए सांख्यिकी का उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, यदि 100 विद्यार्थियों के परीक्षा अंक प्राप्त किए जाएं, तो उनके औसत अंक, अधिकतम अंक और न्यूनतम अंक निकालने के लिए सांख्यिकी का यूज़ किया जाता है। फिर आपका इसमें आगे है सांख्यिकी के प्रकार देखिए। सांख्यिकी आपका मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। पहला आपका वर्णनात्मक सांख्यिकी और दूसरा आपका अनुमानित सांख्यिकी। आप इसमें देखिए कि वर्णनात्मक सांख्यिकी क्या है, इंग्लिश में क्या है, डिस्क्रिप्टिव। आपको डिस्क्रिप्टिव देख के ही समझ आ रहा होगा। इसमें वर्णनात्मक सांख्यिकी एकत्र किए गए डेटा आंकड़ों को संक्षिप्त और स्पष्ट वर्णन करती है। इसके अंतर्गत डेटा की मुख्य विशेषताओं को टेबल, ग्राफ या औसत जैसे माध्य, माध्यिका, बहुलक के रूप में दर्शाया जाता है। इसमें आपका माध्य, माध्यिका, बहुलक, प्रतिशत और तालिकाओं का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे किसी कक्षा के छात्रों का औसत अंक निकालना। ये जो आपके औसत अंक निकाले गए, ये किसके अंतर्गत आएगा? आपका वर्णनात्मक सांख्यिकी के अंतर्गत। फिर आपका इसमें दूसरा प्रकार है अनुमानित या अनुमानिकी सांख्यिकी। इसमें आप क्या लिखेंगे? इसका उपयोग नमूने के आधार पर पूरी जनसंख्या के बारे में अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। जैसे अगर आपको कोई रिसर्च करनी है तो आप पूरी जनसंख्या पे तो नहीं करेंगे, आप पर्टिकुलर उसमें से कुछ लोग निकाल लेंगे। इसमें आगे देखिए, आपका जो अनुमानित सांख्यिकी है, इसमें आपका सहसंबंध, टी टेस्ट, एनोवा आदि का प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग वैज्ञानिक शोध और बड़े स्तर पर डेटा के रुझान तय करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, 100 छात्रों के अध्ययन के आधार पर पूरे विद्यालय के छात्रों के प्रदर्शन का अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे आपसे अगर कह दिया जाए कि कोई स्कूल है, आप जाइए वहाँ देखिए कि बच्चों का प्रदर्शन कैसा है, तो अब अगर उसमें पूरे 20,000 बच्चे होंगे तो आप 20,000 पे तो रिसर्च करने नहीं लगेंगे। आप पर्टिकुलर उनमें से किसी 100 बच्चे को उठा लेंगे और उन्हीं 100 बच्चों पे आप रिसर्च करेंगे। फिर आपका इसमें आगे है कि सांख्यिकी का महत्व क्या है। तो सांख्यिकी से आपके शोध के परिणाम स्पष्ट होते हैं, सही निर्णय लेने में सहायता करती है, तुलना करना आसान हो जाता है और वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालने में सहायक होती है। अब आप इसमें निष्कर्ष देखिए। सांख्यिकी मनोवैज्ञानिक शोध का महत्वपूर्ण आधार है। इसके बिना शोध के आंकड़ों का सही विश्लेषण और निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, शोध क्या है? प्रयोगात्मक और सहसंबंधात्मक शोध का वर्णन कीजिए। आंसर, शोध किसी समस्या या विषय का वैज्ञानिक, व्यवस्थित और तथ्यपूर्ण अध्ययन है जिसका उद्देश्य नया ज्ञान प्राप्त करना या किसी समस्या का समाधान ढूंढना होता है। एग्जाम्पल देखिए, अगर आपको ये जानना है कि अधिक मोबाइल चलाने से विद्यार्थियों की पढ़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे? रिसर्च करेंगे। यही आपका शोध हुआ। फिर आपका इसमें आगे है, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? प्रयोगात्मक शोध क्या है और सहसंबंधात्मक शोध क्या है? तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए प्रयोगात्मक शोध यानी कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इस शोध में शोधकर्ता किसी एक कारण यानी कि स्वतंत्र चर में परिवर्तन करता है और उसका प्रभाव आश्रित चर पे देखता है कि क्या प्रभाव हुआ है। अब आप इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे अगर आपको ये निष्कर्ष निकालना है कि योग का तनाव पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप क्या करेंगे? आप 10-10 बच्चों का समूह बना लेंगे और एक को योगा कराएंगे और एक को योगा नहीं कराएंगे। तो यही आपका क्या हुआ? प्रयोगात्मक शोध यानी कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब आप देखिए कि प्रयोगात्मक शोध की विशेषता क्या है। आपका पहला पॉइंट है, प्रयोगात्मक शोध से आपको कारण और परिणाम दोनों का पता चलता है। प्रयोगशाला या नियंत्रित वातावरण में ये किया जाता है और इसके आपके जो परिणाम होते हैं वो अधिक विश्वसनीय होते हैं क्योंकि आपने एक्सपेरिमेंट किया होता है। फिर आपका ये क्वेश्चन लॉन्ग है और इसी में आपका पूछा गया है कि सहसंबंधात्मक शोध क्या है। तो आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे सहसंबंधात्मक शोध। इस शोध में 2 या 2 से अधिक चरों के बीच में संबंध का अध्ययन किया जाता है। इसमें किसी भी चर में परिवर्तन नहीं किया जाता। इसका उद्देश्य सिर्फ इतना होता है कि 2 या 2 से अधिक चरों के बीच में संबंध है या नहीं। आपको सिर्फ हाँ ना में जवाब चाहिए होता है। इसमें आपका कारण नहीं पता लगाया जाता कि क्या संबंध है क्या नहीं है। आपका जो ये संबंध है ये आपका 2 टाइप का होता है। पहला आपका धनात्मक सहसंबंध और दूसरा आपका ऋणात्मक सहसंबंध। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए कोई बच्चा है, वो पहले 5 घंटे पढ़ता था। वो पहले आपका 5 घंटे पढ़ता था, उसके 30 नंबर आते थे। फिर उसके घंटे बढ़ा दिए गए, उसके घंटे कर दिए गए 8 और उसके नंबर अगर बढ़ जाएं, जैसे 30 से अगर उसके 50 हो जाएं, ये आपका धनात्मक सहसंबंध है। अगर 30 से 20 हो जाए तो ये आपका ऋणात्मक सहसंबंध है। आपको सिर्फ संबंध देखना है कि घंटे बढ़ाने से नंबर बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। अब आपकी इसमें अगली हेडिंग है प्रयोगात्मक और सहसंबंधात्मक शोध में क्या अंतर है। तो आप पहले देखिए, प्रयोगात्मक शोध में ये आपका कारण और परिणाम बताता है।
लेकिन आपका ये सिर्फ संबंध बताता है। इसमें दूसरा पॉइंट है, इसमें आपका चर में परिवर्तन किया जाता है, इसमें आपका चर में परिवर्तन नहीं किया जाता है। जो आपका प्रयोगात्मक शोध है ये आपका नियंत्रित वातावरण में किया जाता है और ये आपका सिर्फ समान परिस्थितियों में ही कर लिया जाता है। निष्कर्ष देखिए, प्रयोगात्मक शोध आपका कारणों की खोज में किया जाता है, जबकि आपका सहसंबंधात्मक शोध केवल दो चरों के बीच में संबंध को स्पष्ट करता है। दोनों विधियां आपकी मनोवैज्ञानिक अनुसंधान में समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, परीक्षण की वैधता क्या होती है? वैधता ज्ञात करने की विधियों तथा इसके प्रभावी कारकों का उल्लेख कीजिए। आंसर देखिए, पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देती हूँ तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कोई टीचर ये देखना चाह रहा है कि कोई बच्चा मैथ में कितना इंटेलिजेंट है, तो वो उससे सिर्फ मैथ के क्वेश्चन पूछे। अगर वो सिर्फ मैथ के क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये कहा जाएगा कि जो उसने परीक्षण किया वो उसका वैध है। लेकिन अगर वो उस बच्चे से फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछ के ये बताता है कि वो बुद्धिमान है कि नहीं है, तो उसका ये परीक्षण आपका गलत हो जाएगा, यानी कि वैध नहीं होगा। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या कहा गया था, आपको सिर्फ ये देखना है कि वो बच्चा मैथ में कितना इंटेलिजेंट है, तो आप सिर्फ मैथ के क्वेश्चन पूछिए तो आपका परीक्षण वैध है। अब आप इसमें आंसर देखिए कि क्या लिखेंगे। वैधता का अर्थ है कि कोई मनोवैज्ञानिक परीक्षण वास्तव में उसी गुण या क्षमता को माप रहा है जिसके लिए उसे बनाया गया है। यानी कि अगर आपको मैथ में उसकी इंटेलिजेंसी देखनी है तो आप सिर्फ मैथ के क्वेश्चन पूछिए। अब आप एग्जाम्पल देखिए, यदि बुद्धि परीक्षण वास्तव में बुद्धि को ही मापता है तो ये आपका वैध परीक्षण है। अगर आपको किसी बच्चे की बुद्धि नापनी है कि वो बुद्धिमान है कि नहीं, तो आप उसका सिर्फ बुद्धि का परीक्षण करिए। अगर आप उससे ये कह दें कि मुझे गोल रोटी बना के दिखाओ, तब हम मानेंगे कि आप बुद्धिमान हो कि नहीं, तो ये उसके कोई भी बुद्धिमत्ता का पैमाना नहीं हुआ, क्योंकि रोटी गोल बनाना आपके कौशल में आता है, स्किल में आता है, बुद्धिमत्ता में नहीं। फिर आपका इसमें आगे है, वैधता ज्ञात करने की प्रमुख विधियाँ क्या हैं? पहली विधि है आपकी निरीक्षण विधि। इसमें विशेषज्ञ परीक्षण के प्रत्येक पद का सूक्ष्मता से अवलोकन करता है। ये देखा जाता है कि परीक्षण के प्रश्न विषयों को पूरी तरीके से कवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यानी कि जो आपका विषय है, यानी कि जिसके लिए आप रिसर्च कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग सारे आपने प्रश्न बनाए हैं या नहीं बनाए हैं। फिर आपका इसमें दूसरी विधि है मानदंड वैधता। परीक्षण के परिणामों की तुलना किसी मानक परिणाम से की जाती है, यानी कि जो रिजल्ट पहले से किसी ने स्थापित करे हैं उनसे आपकी तुलना की जाती है कि आपके जो रिजल्ट हैं वो सही निकले या नहीं निकले। फिर आपका वैधता की तीसरी विधि है संरचनात्मक वैधता विधि। ये सांख्यिकी विश्लेषण पर आपकी आधारित होती है। ये जांचती है कि परीक्षण जिस सैद्धांतिक अवधारणा या मानसिक गुण जैसे बुद्धि, प्रेरणा आदि को मापना चाहता है तो ये उसे उसी ढंग से माप रहा है या नहीं माप रहा। फिर आपका इसमें आगे है वैधता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। इसका मतलब ये है कि वैधता को कौन कौन सी चीज़ें आपकी प्रभावित कर सकती हैं। तो पहला है आपका प्रश्नों की गुणवत्ता। जैसे अगर आपको मैथ की बुद्धिमत्ता जांचनी है तो आप मैथ के ही क्वेश्चन पूछे, उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। तो ये आपका क्या है, प्रश्नों की गुणवत्ता। दूसरा क्या है, उत्तर जो देना चाह रहा है उसमें रुचि है या नहीं। अगर उसमें रुचि नहीं है, वो बोरिंग होकर अगर आपको आंसर दे रहा है तो वो सही और गलत आपको बता ही नहीं पाएगा। तीसरा आपका इसमें कारक है परीक्षा का वातावरण, यानी कि आप जहाँ उससे पूछ रहे हैं वो वातावरण उसके अनुकूलित है या नहीं है। फिर आपका इसमें चौथा पॉइंट है आपने जो निर्देश लिखे हैं वो अच्छे से उसको समझा दिए हैं या नहीं समझाए हैं। फिर है आपका परीक्षण की लंबाई। अब आप ऐसा भी टेस्टिंग या परीक्षण ना करें कि आप किसी बच्चे को 6 घंटे बैठा लें, 8 घंटे बैठा लें, तो वो ऑटोमेटिक आपको जो आंसर देगा वो गलत देने लगेगा। फिर आपका इसमें अगला पॉइंट है परीक्षक की निष्पक्षता, यानी कि जो आपका परीक्षण कर रहा है टीचर वो आपका निष्पक्ष होना चाहिए, उसमें चीटिंग ना करे। फिर आपका इसमें आगे है उत्तरदाता का स्वास्थ्य एवं मानसिक स्थिति। फिर आपका इसमें अगला पॉइंट है वैधता का महत्व क्या है, सही परिणाम इससे प्राप्त होते हैं, परीक्षण पर विश्वास बढ़ता है, चयन और परामर्श में सहायता मिलती है। फिर आपका अगला है शोध की इससे गुणवत्ता बढ़ती है। फिर आपका निष्कर्ष है वैधता किसी भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। यदि परीक्षण आपके वैध नहीं है तो उसके जो परिणाम है वो विश्वसनीय नहीं माने जा सकते। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है सहसंबंध को परिभाषित कीजिए, सहसंबंध के प्रकार बताइए और सहसंबंध गणना की मुख्य विधियों का वर्णन कीजिए। आंसर देखिए, सहसंबंध दो या दो से अधिक चरों के बीच पाए जाने वाले संबंध की मात्रा और दिशा को दर्शाता है। ये बताता है कि एक चर में परिवर्तन होने पर दूसरे चर में किस प्रकार परिवर्तन हो रहा है। फिर आपका इसमें एग्जाम्पल है
यदि पढ़ाई का समय बढ़ाने पे परीक्षा के अंक भी बढ़ते हैं तो ये आपका धनात्मक सहसंबंध है। अब आप सहसंबंध के टाइप देख लीजिए। पहला है आपका धनात्मक सहसंबंध। दोनों चरों में एक ही दिशा में जब परिवर्तन होता है तो कहा जाता है धनात्मक सहसंबंध है। जैसे अगर आप पढ़ाई के घंटे बढ़ाएं तो अंक भी आपके बढ़ जाएं, यानी कि दोनों आपके बढ़ें इसमें, तब आपका धनात्मक सहसंबंध है। फिर आपका इसमें दूसरा टाइप है ऋणात्मक सहसंबंध। इसमें क्या होता है, इसमें आपका एक चर तो बढ़ता है लेकिन दूसरा घट जाता है। जैसे आपने पढ़ाई के घंटे अपने बढ़ा दिए लेकिन जो आपके नंबर आ रहे हैं वो कम हो जाए, तो ये आपका क्या हुआ, ऋणात्मक सहसंबंध। एग्जाम्पल देखिए, मोबाइल का अधिक प्रयोग करने से आपके पढ़ाई के घंटे कम हो जाते हैं। फिर आपका इसमें तीसरा टाइप है शून्य सहसंबंध, यानी कि दोनों चरों के बीच में आपका कोई भी संबंध नहीं निकल के आए। जैसे किसी व्यक्ति के जूते का जो आकार है और उसकी बुद्धि में कोई संबंध नहीं निकल सकता। फिर आपका इसमें अगला है सहसंबंध ज्ञात करने की मुख्य विधियाँ कौन सी है। पहली है आपकी कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक। इसमें क्या होता है, संख्यात्मक आंकड़ों के लिए सबसे ये अधिक प्रयोग की जाती है। इसे आपका घूर्णन आघूर्ण विधि भी कहा जाता है। इसे R से दर्शाया जाता है। इसका मान -1 से +1 के बीच में होता है, जो रेखीय सहसंबंध की माप करता है। फिर आपका सहसंबंध नापने की दूसरी विधि है। फिर आपकी इसमें दूसरी विधि है स्पीयरमैन क्रम सहसंबंध विधि। यह आपकी कब इस्तेमाल करी जाती है, जब आपके आंकड़े क्रम यानी कि रैंक के रूप में दिए जाएं। इसे गुणात्मक डेटा या रैंक के आधार पर सहसंबंध ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं इस तरीके से। फिर आपका इसमें तीसरी विधि है सरल रेखा ग्राफ विधि। इसमें दोनों चरों के मूल्यों के अलग अलग रेखा चित्र बनाए जाते हैं और उनके उतार चढ़ाव की तुलना करी जाती है। चौथी विधि है आपकी प्रकीर्ण आरेख विधि। इसमें दोनों चरों के मूल्यों को ग्राफ पेपर में बिंदुओं के रूप में दर्शाया जाता है। बिंदुओं के फैलाव को देखकर सहसंबंध की स्थिति का अनुमान लगाया जाता है। फिर आप देखिए सहसंबंध का महत्व क्या है। दोनों चरों के संबंध को समझने में ये सहायता करता है। भविष्यवाणी करने में उपयोगी होता है। शिक्षा, मनोविज्ञान और शोध में इसका व्यापक प्रयोग किया जाता है। निष्कर्ष देखिए, सहसंबंध ये बताता है कि दो चरों के बीच में संबंध है या नहीं और वो कितना मजबूत संबंध है। ये मनोवैज्ञानिक शोध और सांख्यिकी विश्लेषण का अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है शोध क्या है, इसके उद्देश्य, विशेषताएं एवं महत्व का वर्णन कीजिए। आंसर, सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे शोध का अर्थ। शोध का अर्थ है किसी विषय या समस्या का वैज्ञानिक, व्यवस्थित और गहन अध्ययन करना ताकि नए तथ्यों की खोज की जा सके या जो पुराने तथ्य हैं उनकी सत्यता की जांच की जा सके। सरल शब्दों में समझिए, जब हम किसी प्रश्न का उत्तर अनुमान से नहीं बल्कि तथ्य, प्रमाण और प्रयोग के आधार पर खोजते हैं तो उसे क्या कहा जाता है कि हमने रिसर्च करी है। फिर आपका इसमें उदाहरण है, इसको देखिए। एक मनोवैज्ञानिक ये जानना चाहता है कि मोबाइल का अधिक उपयोग छात्रों की पढ़ाई को प्रभावित करता है या नहीं, तो वो क्या करेगा, वो 100 छात्रों को एकत्र करेगा और उनसे जानकारी लेने की कोशिश करेगा और उसका ये अध्ययन और निष्कर्ष ही आपका शोध कहलाता है। अब आप शोध की परिभाषा देखिए। आप ये दो जो डेफिनेशन है इनको याद कर लीजिए और इनके नाम भी पढ़ लीजिएगा। पहला है आपका रेडमैन एवं मोरी के अनुसार इनकी डेफिनेशन क्या है, शोध नए ज्ञान प्राप्त करने का व्यवस्थित प्रयास है, या आप लिख सकते हैं नवीन ज्ञान की प्राप्ति के व्यवस्थित प्रयत्न को हम शोध कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन है पीवी यंग के अनुसार शोध तथ्यों का व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक अध्ययन है। फिर आपका क्वेश्चन में पूछा गया है कि शोध के उद्देश्य क्या होते हैं। आंसर, शोध के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला है आपका नए ज्ञान की खोज करना, ऐसी नई जानकारी प्राप्त करना जो पहले से ज्ञात ना हो। उदाहरण देख लीजिए, तनाव कम करने की नई मनोवैज्ञानिक तकनीक की खोज करना। तनाव कम करने की पहले से बहुत सारी तकनीकी होंगी लेकिन आपको कोई नई तकनीकी को खोजना है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, शोध का जो उद्देश्य है नए ज्ञान की खोज करना। फिर आपका इसमें दूसरा पॉइंट है पुराने तथ्यों की जांच करना, यानी कि जो तथ्य पहले से हैं आपको रिसर्च करके ये साबित करना है कि वो तथ्य सही है या नहीं। पहले से प्रचलित तथ्यों की सत्यता की जांच करना। उदाहरण, क्या वास्तव में सुबह पढ़ने से याददाश्त अच्छी रहती है, ये तो लोग पहले से ही निकाल चुके हैं लेकिन आपको ये साबित करना है फिर से रिसर्च करके ये जो तथ्य है ये सही है या नहीं। फिर आपका इसमें तीसरा उद्देश्य है समस्याओं का समाधान करना, व्यक्ति या समाज की समस्याओं का वैज्ञानिक समाधान खोजना, जैसे परीक्षा के डर को कम करने के उपाय ढूंढना। फिर आपका चौथा पॉइंट है सिद्धांतों का परीक्षण करना, ये आपका रिसर्च का चौथा उद्देश्य है।
पहले से बने सिद्धांत सही हैं या नहीं, इसकी आपको जांच करना। फिर आपका इसमें 5वां उद्देश्य है भविष्यवाणी करना। वर्तमान तथ्यों के आधार पर भविष्य में क्या हो सकता है, इसका आप अनुमान लगा सकते हैं रिसर्च के द्वारा। एग्जाम्पल देखिए, यदि बच्चे पर अत्यधिक पढ़ाई का दबाव रहेगा तो उसका मानसिक स्वास्थ्य कैसा होगा, ये आप भविष्यवाणी कर सकते हैं रिसर्च करके। फिर आपका इसमें जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो है शोध की विशेषता। आंसर, शोध आपका वैज्ञानिक होता है। शोध में आपका वैज्ञानिक विधि अपनाई जाती है। दूसरा है आपका व्यवस्थित होना। हर कार्य आपका इसमें एक निश्चित क्रम में किया जाता है। तीसरा है आपका वस्तुनिष्ठ होता है। शोधकर्ता अपनी व्यक्तिगत राय इसमें नहीं जोड़ता है। और आपका रिसर्च की चौथी विशेषता है प्रमाण पर आधारित होता है। हर निष्कर्ष आपके तथ्य और आंकड़ों पर निर्धारित होते हैं। फिर आपका इसमें 5वीं विशेषता है पुनः परीक्षण योग्य होता है। दूसरा, शोधकर्ता भी वही अध्ययन करके समान परिणाम इसमें प्राप्त कर सकता है। 6वीं विशेषता है तार्किक होता है। हर निष्कर्ष इसमें उचित तर्कों पर आधारित होता है। फिर आपका इसमें है मनोविज्ञान में शोध का क्या महत्व है। ये क्वेश्चन आपका लघु और दीर्घ दोनों में पूछा जाता है। इसको देखिए, इसका जो पहला महत्व है मनोविज्ञान में वो है मानव व्यवहार को समझने में सहायता। शोध से ये पता चलता है कि मनुष्य अलग अलग परिस्थितियों में कैसा व्यवहार करता है। दूसरा महत्व है इसका मनोविज्ञान में मानसिक रोगों के उपचार में सहायता करता है। नई उपचार विधियां शोध के माध्यम से विकसित होती हैं। तीसरा आपका मनोविज्ञान में शोध का महत्व है शिक्षा में सुधार। ये पता चलता है कि कौन सी शिक्षण विधि अधिक प्रभावी है। फिर आपका इसमें चौथा पॉइंट है उद्योगों में उपयोग। कर्मचारी की कार्य क्षमता बढ़ाने में इससे सहायता मिलती है। 5वां पॉइंट है समाज की समस्याओं का समाधान। तनाव, नशा, अपराध, अवसाद जैसी समस्याओं के समाधान खोजे जा सकते हैं रिसर्च के द्वारा। फिर आपका इसमें 6वां है नई जानकारी प्राप्त करना। मनोविज्ञान का ज्ञान निरंतर बढ़ता रहता है। इससे आप रिसर्च के थ्रू मनोविज्ञान में नई नई चीज़ों को बढ़ा सकते हैं। अब आप एक एग्जाम्पल देख लीजिए। मान लीजिए एक शिक्षक देखता है कि कुछ विद्यार्थी हमेशा तनाव में रहते हैं, तो वो क्या करेगा, वो 200 विद्यार्थियों पे सबसे पहले अध्ययन करेगा। उनसे प्रश्नावली भरवाता है, यानी कि उन्हें क्वेश्चन पेपर कुछ वो क्वेश्चन लिखता है एक पेज में और उनसे कहता है कि इन प्रश्नों को भरो। फिर वो डेटा का विश्लेषण करेगा, किस छात्र ने कैसे उत्तर दिए, इसके आधार पर वो निकालेगा कि बच्चे तनाव में हैं या नहीं। और फिर निष्कर्ष निकालता है कि जो विद्यार्थी प्रतिदिन योग करते हैं उनमें कम तनाव होता है। ये पूरा कार्य आपका क्या कहलाएगा, मनोवैज्ञानिक शोध। मैंने जो आपको ऊपर एग्जाम्पल दिया, ये एग्जाम्पल है आपका मनोवैज्ञानिक शोध का। अब आप निष्कर्ष देख लीजिए। शोध ज्ञान प्राप्त करने की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसके माध्यम से नए तथ्य सामने आते हैं, समस्याओं का समाधान मिलता है तथा मनोवैज्ञानिक शिक्षा, चिकित्सा और समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान मिलता है। इसलिए शोध को विज्ञान की आधारशिला माना जाता है। तो दोस्तों ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको किसी स्पेशल क्वेश्चन का आंसर चाहिए इस पेपर का तो भी मुझे लिख दीजिएगा, तो मैं आपको बता दूंगी। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।